तो जब मैं सो कर के उठा तो 6-7 मिस कॉल पड़े हुए थे। तो वो मिस कॉल देख करके मुझे लगा कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद कोई नहीं लगा था। यदि इतने सारे मिस कॉल हैं तो कोई ना कोई नंबर तो लग ही गया है। अब कौन सा नंबर लगा है वो चेक करने के लिए फिर मैंने लिस्ट खोला, और तो जा रहे थे पैदल, तो पीछे से एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पे। शायद उसने अखबार में देख लिया होगा या जिस भी कारण से उन्हें पता चला, तो वो मोटरसाइकिल से क्रॉस करता करता हुए बोला कि आप ही सेलेक्ट हुए हो, और जय हिंद बोल करके हो गया। अरे वाह। तो मैं कहा ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि कोई जय हिंद बोल करके फिर आगे निकल करके गया। तो वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग मेमोरी थी। मतलब अगर ऐसा देखें तो पुलिस की सेवा में जो एक कोड होता है जय हिंद, सबसे पहले आपको वहाँ के नागरिक हाँ, मतलब जब सिलेक्शन हुआ तो उसके अगले दिन ही जय हिंद सुनने को मिल गया। तो सर, जैसा आपने बताया कि परिवार में एक माहौल तो पढ़ाई का शुरू से ही रहा, आपकी माताजी भी एक स्कूल चलाती हैं, पिता शिक्षक रहे आपके, लेकिन ख़ास तौर से हम पढ़ाई की बात करें तो सर पढ़ाई के दौरान हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है। पढ़ाई जैसे हम लोग भी आज हमारे स्कूल को याद करते हैं तो कई सारी चीज़ें, कई बार बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, कई बार निराश हो जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई दौर आपके शिक्षा के समय आया हो जब आपको लगा हो कि मैं बहुत निराश हो गया हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ? बहुत ज़्यादा निराशा तो मुझे कभी ऐसे रही नहीं, लेकिन ऐसा दौर ज़रूर था कि जिस समय मैं बहुत बार असफल हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो जब 12th के बाद में हम लोग तैयारी करते हैं, अधिकतर लोग IIT की तैयारी करते हैं यदि साइंस मैथ स्ट्रीम से होते हैं, तो मेरे साथ भी वही स्थिति थी। तो मैंने IIT की तैयारी करने के लिए कोटा गया। कोटा जा कर के मैंने कोचिंग की। कोचिंग के बाद में मैंने अटेम्प्ट दिया, IIT का अटेम्प्ट दिया। IIT के साथ साथ अन्य और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने पढ़ कर के अटेम्प्ट दिया। और दुर्भाग्यवश उसमें, या अब तो जो भी कहा जाए, उस समय मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लगातार 3-4 एग्ज़ाम्स में एक साथ असफलताएं आती रहीं। तो वो एक दौर था कि जब मन में तो लगता ही है कि भाई बाकी लोग पास हो रहे हैं, आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आगे भविष्य में क्या होगा जब आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रश्न चिन्ह तो थे जीवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश होकर के डिप्रेशन में चले गए हूँ ऐसा नहीं था। और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा या कोई भी पड़ाव जीवन का एक हिस्सा है, वो जीवन नहीं है। तो इसलिए उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी या अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सर एक बात बड़ी चर्चित है, कई पुराने इंटरव्यूज़ आपके देखे हमने, हालांकि आप इस पक्ष में कम रहते हैं कि आपके साक्षात्कार हो और ये बड़ा मतलब, लेकिन फिर भी सर एक अच्छी चीज़ों की चर्चा तो हमेशा होती है, होना भी चाहिए। एक आपके पिता का एक बड़ा कोड जनरली हम लोग भी जब से उसको देखा है तो हम लोग भी कई जगह शेयर करते हैं और आपका नाम लेके शेयर करते हैं कि सर के पिता। तो सर ये वो क्या चीज़ है जो मतलब जिसकी चर्चा है, और आपके पिताजी जब आप असफल हुए तब उन्होंने क्या कहा आपको और किस तरह से वो क्या बात है सर? तो मेरे पिताजी एक ऐसे अलग से तो कभी कोट नहीं कहा करते, लेकिन इन जनरल वो बताया करते हैं कि यदि आप सफल हो तो जो असफल है उसको साथ में लेकर के चलो, और यदि आप असफल हुए हो तो जो सफल हुआ है उसको खुले हृदय से बधाई दो। मतलब यदि हम फेल हो गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दूसरों से चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी तैयारी करेंगे, पुरानी असफलताओं को झाड़ करके फिर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सफल हुआ है उसे हमें बधाई देना चाहिए। और उसी प्रकार से यदि हम सफल हुए हैं तो हमें जो लोग हमसे किसी कारण से पीछे रह गए हैं उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये एक सबको साथ में लेकर के चलने वाली बात है, और इसके कारण मुझे लगता है कि जो हमारा ईगो है या घमंड है वो भी कई हद तक कंट्रोल रहता है कि कोई एक परीक्षा में अच्छा रिज़ल्ट आने के कारण से या किसी में अच्छा परफॉर्म करने के कारण आप बाकी लोगों से बेहतर हो गए हो, हर चीज़ में ऐसा नहीं है। तो सब लोगों को साथ में लेकर के चलें, सब लोगों के साथ रहें, यही उनका मुख्य सीख रहती थी और यही उन्होंने हमें सिखाया। ये मतलब ये जो चीज़ें आपको काम आई जीवन में? बिल्कुल काम आई, अभी भी आती हैं, और मुझे लगता है कि सब लोगों को भी काम आती ही होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो ये आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखती है, और ओवर द ईयर्स मुझे ये भी समझ में आया कि कोई व्यक्ति यदि एक चीज़ में पिछड़ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में बिल्कुल सही बात है। तो जैसे हमारे साथ तैयारी करते थे IAS IPS की, नहीं हो पाए किसी कारण से, आज के समय में वो किसी और चीज़ में
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हमसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस समय के हिसाब से यदि हम देखते, उनको छोड़ देते, तो हमारी गलत स्थिति होती। और अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन किसी व्यक्ति का चरित्र डिसाइड नहीं करता। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो चरित्र का निर्णय होता है वो हमारे दैनिक जीवन में हमारा व्यवहार कैसा है उससे निर्धारण होता है। तो हमारा व्यवहार यदि अच्छा है तो व्यक्ति सामने वाला सफल है या असफल है उससे बहुत मैटर नहीं करता है। व्यवहार अच्छा है और सब खुश हैं, सामंजस्य बना करके रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली वही जीवन का और मानवता का एक सार कहा जा सकता है। तो सर अगर हम ये बात करें कि ये तो पढ़ाई की बात हुई आपकी, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी आपने भी कुछ अच्छे लोगों की मतलब कुछ बच्चों की मदद की और कहीं पढ़ाया है, वो क्या कहानी है सर? वो जो मैंने जाकर के गांव में पढ़ाया, मुझे लगता है कि बच्चों की तो कितनी मदद हुई होगी, उससे मेरी ही ज़्यादा मदद हुई, क्योंकि मुझे ही समझ में आया कि जीवन का एक ये भी तरीका हो सकता है, एक ये भी चैप्टर हो सकता है। क्या था सर वो? तो उसमें शॉर्ट में घटना ये थी कि जब हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के पास में गांव वगैरह थे। कॉलेज के पास में गांव थे तो हमारे जो 3-4 मित्र, हम लोग मिल कर के शाम को कॉलेज ख़त्म होने के बाद में लगभग 1.5-2 किलोमीटर एक गांव था जहाँ पर स्कूल नहीं था। तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाते थे। तो धीरे धीरे जब पढ़ाना शुरू किया तो 50, 60, 70 बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आने लगे, और इस प्रकार से लगभग हमने 1-1.5 साल तक वहाँ पर पढ़ाया। तो वहाँ पर जाकर के पढ़ाना और उस गांव तक जाना 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन और वापस वहाँ से आना 1-1.5 किलोमीटर, तो उसमें हमारा जो एक अपना जो जिसको कहा जाता है कि वास्तविक भारत है, उससे जुड़ा हुआ लोगों को हम समझ पाए। अच्छा। बच्चों को समझ पाए, खेत खलिहान कैसे होते हैं, मौसम कैसे होते हैं, पैदल आप जाते हो तो आपको सोचने का बहुत अवसर मिलता है। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं हैं, रोड की कैसी व्यवस्थाएं हैं, लोग शाम को कैसे ट्रैवल करते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, महिलाएं कैसे रहती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हमको रूबरू होने का अवसर मिला। तो मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था बनिस्बत कि मैंने किसी और को सिखाया हो। ये बात ज़रूर है कि हम बच्चों को पढ़ाते थे तो निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ बातें आती होंगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे वास्तविक भारत से जुड़ने का अवसर मुझे उस 1 साल के दौरान मिला। सर ये तो एक अनुभव आपने बताया पढ़ाई के, आपके अनुभव किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस तरह से, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह का सपना था सर बचपन में? बचपन में तो ऐसा कोई सपना नहीं था। बचपन में अलग अलग तरह के सपने रहते हैं और बदलते भी रहते हैं सपने, बल्कि किशोर अवस्था तक भी ऐसा कोई फाइनल सपना नहीं था। मैंने अपनी जो किताब है उसमें भी लिखा है कि हम लोगों के जो सपने हैं वो नई पिक्चर के हीरो के हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा। तो कभी चक दे इंडिया देख लेते थे तो लगता था हॉकी खेलने जाना है, या लगान देख लेते तो लगता था क्रिकेटर बनना है। कभी डॉक्टर बनने का सोचते थे, पायलट बनने का सोचते थे, टीचर बनने का सोचते थे। बचपन से ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जो अभी हमने घटना का जिक्र किया कि जब मैं वहाँ पर पढ़ाने जाता था गांव में, उस समय ज़रूर थोड़ा सा ये लगने लगा था कि अब प्रशासनिक सेवाएं जो हैं यूपीएससी की पूरे देश भर में, उसमें ज़रूर जाना चाहिए। तो लगभग जब मैं कॉलेज में था और जब वहाँ पढ़ाने जाता था तो तभी 2nd 3rd ईयर में इस प्रकार का प्लान बना था और तभी से मैंने ऐसी तैयारियां शुरू की। तो सर ये इसके लिए पहले अटेम्प्ट में हो गया था सिलेक्शन, क्या कैसे हुआ था सर? हाँ, मैं कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में आमतौर पर लोग कोचिंग करने के लिए जाते हैं। दिल्ली गया और वहाँ पर 1 साल रह करके मैंने तैयारी की और उसके बाद में मैंने अटेम्प्ट दिया और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो सर जब आप सिलेक्ट हुए तो बहुत खुशी हुई होगी आपको, कैसा लगा उस समय? निश्चित ही सबको खुशी होती है। उस समय मुझे याद है कि मैं घर पे था उदयपुर, और दिन का वक्त था और मैं सो रहा था, और 2-3 दिन से चल रहा था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो डर तो था ही कि कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो जब मैं सो कर के उठा तो 6-7 मिस कॉल पड़े हुए थे। तो वो मिस कॉल देख करके मुझे लगा कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद कोई नहीं लगा था। यदि इतने सारे मिस कॉल हैं तो कोई ना कोई नंबर तो लग ही गया है। अब कौन सा नंबर लगा है वो चेक करने के लिए फिर मैंने लिस्ट खोला, और तब तक मम्मी पापा लोग अपना काम कर रहे थे, उनको मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया था। एक अपने रूम में थे और किचन में थे। तो फिर मैंने चेक किया तो उसमें नंबर देखा कि रैंक आ गई है। तो फिर मैंने जाकर के अपने मम्मी पापा के पैर छुए और उनको बताया कि सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले उन्हीं को बताया? हाँ, वो घर में वही थे, हम तीनों लोग ही थे उस समय घर पे।
तो उनको बताया, और फिर मेरी बहन शायद बाहर गई हुई थी, तो जैसे ही वो आई तो उसको भी फिर पता चला। तो सबसे पहले हमारे घर में ही सबको पता चला। सर ऐसी कोई प्रतिक्रिया सर सबसे पहले आई हो जो बहुत अच्छी लगी हो आपको रिजल्ट आने के बाद? किसी ने कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी बात याद आती हो उस समय? उस समय मुझे लगता है कि शायद उदयपुर में जब हम थे तो 1-2 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था, या एक आध का और भी हो सकता है। लेकिन तो जब सिलेक्शन हुआ तो अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में भी आया था, आता ही है जो भी सेलेक्ट होते हैं तो। और हम लोग सुबह तैयार होकर के, मतलब अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सुबह आमतौर पर हम लोग मंदिर जाते ही हैं दर्शन करने के लिए। तो जा रहे थे पैदल, तो पीछे से एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल पे। शायद उसने अखबार में देख लिया होगा, या जिस भी कारण से उन्हें पता चला, तो वो मोटरसाइकिल से क्रॉस करता करते हुए बोला कि आप ही सेलेक्ट हुए हो, और जय हिंद बोल करके हो गया। अरे वाह। तो मैं कहा ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि कोई जय हिंद बोल करके फिर हाँ। आगे निकल करके गया। तो वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग मेमोरी थी। मतलब अगर ऐसा देखें तो पुलिस की सेवा में जो एक कोड होता है जय हिंद, तो हाँ। सबसे पहले आपको वहाँ के नागरिक ने हाँ, बोला। मतलब जब सिलेक्शन हुआ तो उसके अगले दिन ही जय हिंद सुनने को मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें कभी बहुत गर्व का अनुभव भी हाँ, करवाती हैं बिल्कुल कई बार। बिल्कुल लगता है कि शायद कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ सर, आपके व्यक्तित्व में एक बात बड़ी देखी जब से आप यहाँ आए। हालांकि इसके पहले तो आपको मैं जैसे जानता हूँ तो ब्रजेश राजपूत जो हमारे एबीपी न्यूज़ के करेस्पोंडेंट हैं, उन वो भी लेखक हैं, आप भी लेखक हैं, तो वो ज़रूर बताते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अगम जैन जी। लेकिन सर एक एसपी के रूप में बहुत साधारण तरीके से आप जैसे बातचीत भी करेंगे तो बहुत सहज हो जाते हैं। तो ये मतलब कभी मतलब इस तरह की जो सहजता है, आपको लगता है कि एक ऑफिसर को इसी तरह से सहज होना चाहिए आम लोगों के साथ? क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत है, कोई स्ट्रिक्ट होता है और सब लोगों का अपना अपना नेचर भी होता है, स्वभावगत बात भी होती है। कोई ज़्यादा बात करता है, कोई कम करता है, तो व्यक्तिगत है। उससे मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन व्यक्तिगत मुझे मेरे माता पिता से, गुरुजनों से, और यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी मेरे सीनियर्स से जी ये ज़रूर शिक्षा मिली है ओवर द ईयर्स। और हमारी एकेडमीज़ में भी यही सिखाया जाता है, हैदराबाद में और मसूरी में, कि आप लोगों के साथ और उनकी काम करने, उनकी सेवा करने के हिसाब से आप इस सर्विस में आए हैं, न कि आप उन पर रौब झाड़ने के लिए या फिर आदेश देने के लिए आए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी, पहले तो कोशिश ये रहे कि कोई आए ना पुलिस तक, क्योंकि जब हम नहीं थे तो हम भी सोचते थे कि पुलिस थाने में क्यों जाना है, क्योंकि लोगों को यही मन होता है कि थाने ना चढ़ना पड़े जीवन भर। तो हमारी भी यही कोशिश है कि किसी को आना ना पड़े, लेकिन यदि किसी को आना पड़ता है किसी मजबूरी में, तो हम उचित निराकरण करने का प्रयास करें। तो ये हमारी भावना रहती है। अच्छा, एक बात और आपसे समझेंगे कि जैसे आपकी जो पहली पोस्टिंग हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है कि कहाँ पहले पोस्टिंग हुई थी। तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और सर फिर झाबुआ, मतलब कहाँ से होकर आप झाबुआ आए सर? तो मैं जब मध्य प्रदेश में आया तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में हुई। ग्वालियर ज़िला था और उसमें डबरा नाम की जगह है, डबरा में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। और वो बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि वो पूरा लर्निंग था। पहली जो एफआईआर आ रही है वो कैसे करनी है, लोगों के बयान कैसे लेने हैं, किसी जगह घटना घट गई तो उस घटना स्थान पर जाकर के आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, और कोर्ट में यदि कोई चीज़ जा रही है तो कोर्ट में उसको कैसे पेश करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ताकि आने वाले समय में अपराधी को लाभ ना मिल सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। ये तो क्राइम से रिलेटेड हुआ। फिर लॉ एंड ऑर्डर में भी कभी यदि कोई भीड़ आती है किसी विशेष मांगों को लेकर के, तो उनसे कैसे बातचीत करना है, नेगोशिएट करना है। यदि वो किसी कारण से हिंसक हो जाती है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे प्रयास करना है कि अपनी पुलिस फोर्स पर भी हमला ना हो, वो भी ज़ख्मी ना हो, और हम कानून व्यवस्था भी शांति बनाए रखें। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे डबरा में थे। फिर डबरा के बाद में मैं इंदौर आया। इंदौर से मैं रतलाम में जावरा, मैं CSP राज जावरा यहाँ से पास में ही है। फिर उसके बाद जबलपुर गया। जबलपुर के बाद मैं इंदौर, और फिर भोपाल के बाद में झाबुआ आया।